वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा रसायन शास्त्र का पेपर 2024 के लिए। यह पेपर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो इस वीडियो से आपके 70/70 अंक पूरे हैं। ठीक है, आपने जलवा देखा होगा किस प्रकार से मैंने फिजिक्स और इंग्लिश और हिंदी में किस प्रकार से आपका पेपर छापा है, तो जलवा जारी रहेगा। मेरे पास पेपर ए सेट है मेरे पास। ठीक है, तो 2024 जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है कल, उसके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया बिना स्किप किए, 70/70 की मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 70/70 ठोंक के आओगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद को किए शुरू करते हैं। अगर वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पेपर रिव्यू प्लस सारे जो सॉल्यूशंस है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है आपको। पारासरण दाब का सूत्र है। तो देखिए, मैं आपको अलग से जो चीज़ें बताऊँ आप उनको भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी। पीवी बराबर क्या होती है? एनआरटी होती है। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पे पी क्या होता है? प्रेशर होता है। वी वॉल्यूम यानी कि पी दाब होता है। वी वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। एन होता है नंबर ऑफ मोल यानी कि मोलों की संख्या। आर होता है गैस स्थिरांक यानी कि गैस कांस्टेंट। टी होता है परम ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है? दाब निकालना है। क्या निकालना है? दाब। ठीक है, अब दाब कैसे निकालेंगे? देखिए, पीवी बराबर बराबर क्या होता है आपका? एनआरटी। ठीक है, एनआरटी ये। अब पी होता है दाब, तो ये वी कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? NRT/V। ठीक है, और यही आपका क्या होगा? पारासरण दाब, जिसे अपन पाई से दर्शाते हैं। काई से? पाई से। ठीक है, तो पाई बराबर NRT/V। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पाई बराबर NRT/V। ये होता है पारासरण दाब का सूत्र। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वेग के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या है? ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया की कोटि, इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 2। ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपकी अभिक्रिया की कोटि आप देख सकते हैं 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतः संक्रमण तत्व है। तो देखिए स्केडियम नहीं होगा, Hg यानी कि पारा भी नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, सी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सीई। ठीक है, ये है अंतः संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा +4। ठीक है, +4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलिए, एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकेस्टाइन अभिक्रिया यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होता है इसमें? जो एल्किल आयोडाइडो का निर्माण होता है इसमें यानी कि CH3I का, इसका निर्माण होता है इसमें। काय की अभिक्रिया होती है? एल्किल क्लोराइडो या एल्किल ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है? CH3I यानी कि एल्किल आयोडाइडो बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया होती है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? ठीक है, यानी कि ROH अगर सोडियम Na से क्रिया करे तो ये क्या बनाएगा? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बनाएगा RONA। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा RONA। ठीक है, इसका कैसे हम बना सकते हैं? RONA। ये इसकी संरचना हो जाएगी, क्योंकि Na की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये O दोनों से जुड़ा है, और R यानी कि एल्किल की भी संयोजकता 1 होती है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। RONA इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन यानी कि CF3COOH। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा CF3COOH, ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब का सूत्र क्या है? पाई बराबर NRT/V। सेकंड जो क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या होगा आपका? डी यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज CE। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर Fe इन K2FeCN6 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 यानी कि सी ऑप्शन। एल्किल आयोडाइडो आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड्स विथ Na इन ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म, यानी कि एल्कोहल की अगर अभिक्रिया करा दे हम सोडियम से तो क्या बनता है? RONA, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? ठीक है,
तो CF3CHH यानी कि ए ऑप्शन। चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन मोस्ट IMP है, हर बार पहले परीक्षा में पूछा जाता है। जल की मोलरता क्या है? देखिए तो जल की मोलरता होती है 55.55555 ऐसे चलता जाता है, लेकिन हम 55 पॉइंट इनको बार बार ना लिख के हम 55.55 को हम 56 ही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 55.56 होती है जल की मोलरता। मोलरिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 55.56। और इसकी अगर हम इसका मात्रक भी लिखना चाहें, यानी कि इसकी इकाई लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर, ठीक है, या फिर मोल लीटर इनवर्स भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ सकता है। 55.56 यानी कि 55.56 मोल प्रति लीटर होती है जल की मोलरता, आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होता है? तो देखिए इसका विभव का मान होता है 0 वोल्ट, ठीक है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। 0 वोल्ट किसका? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? 0 वोल्ट। चलिए Na2+ का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा रंग। कैसा रंग होता है? हरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट जो है EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए EDTA का रासायनिक नाम होता है, ई से बनता है आपका एथिलीन। क्या बनता है? एथिलीन। डी से बनता है आपका डाई एमिन, ठीक है, एथिलीन डाई एमिन। टी से बनता है आपका टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। और अगेन ए से बनता है आपका एसीटेट, ठीक है, या एसीटेट, एसीटेट। और अपन आयन भी लिख सकते हैं, एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो EDTA का रासायनिक नाम क्या होगा? एथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसीटेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का मिश्रण देता है, ठीक है। चलिए यानी कि अपनी अभिक्रिया पूछी है कि एनिजोल और H2SO4 और HNO3 इन तीनों का अगर मिश्रण से हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा? तो देखिए पहला जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा आर्थो नाइट्रा एनिजोल, यानी कि आर्थो, इसका मैं आपको डायग्राम भी बना दूंगा, आर्थो नाइट्रो एनिजोल। एक तो ये बनेगा, आर्थो पे जुड़ेगा एनिजोल, ठीक है। एक बनेगा आपका नाइट्रो जो है यानी कि NO3, ये जुड़ेगा NO2 जुड़ेगा आपका, एक तो आर्थो पोजीशन पे, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो एक बनेगा आपका पैरा नाइट्रो एनिजोल, ये दोनों बनेंगे, ठीक है, एनिजोल। देखो इनके मैं डायग्राम भी बना के बता देता हूँ आपको। देखिए आर्थो नाइट्रो एनिजोल कैसा बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा। ये आपकी बेंजीन होती है, आपको सभी को पता है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। एक सेकंड, छोटा बनाते हैं थोड़ा, ये, ठीक है, ये आपकी बेंजीन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी इससे पूरी हो गई, एक इससे एक इससे, ठीक है। और ऑर्थो पोजिशन कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका NO2, ये बनेगी आपकी कौन सी? आर्थो नाइट्रा एनोजोल, ठीक है। और अगर आप जोड़ना चाहें पैरा पे, तो जो पहला तो बनेगा आर्थो नाइट्रो एनिजोल, दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रो एनिजोल, ठीक है। तो पैरा किस प्रकार से बनाएंगे अपन? यहाँ पे ऐसे करेंगे, सेम ऐसा ही रहेगा OCH3। और अगर हम पैरा पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, NO2। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आप नाम ही लिख दीजिए। एनिजोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्या देता है? तो एक तो देता है आर्थो नाइट्रो एनिजोल और दूसरा देता है पैरा नाइट्रो एनिजोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेथिल एमिन अमोनिया की अपेक्षा रिक्त स्थान क्षारीय है। तो देखिए ये अधिक क्षारीय है। कैसा? अधिक क्षारीय होता है, ठीक है, ठीक है। तो मेथिल जो एमिन अमोनिया की अपेक्षा कैसा होता है? मेथिल जो है एमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, ठीक है। तो आपको अधिक याद रखना है, अधिक क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो सबको याद रखना है, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ये इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मोलरिटी ऑफ वाटर इज, मैंने बताया है आपको 55.56, ठीक है। और आप देख सकते हैं सारे, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हाइड्रोजन इज 0 वोल्ट, ठीक है, 0। द कलर ऑफ Na+2 इज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन आएगा इसमें। द केमिकल नेम ऑफ EDTA, मैंने आपको बताया है EDTA का केमिकल नाम एथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसीटेट, ठीक है।
एनिजोल रिएक्ट ऑफ विथ कंसेंट्रेट H2SO4 एंड HNO3, यह मैंने आपको बताया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में इनके नाम सेम होते हैं, आर्थोनाइट्रा एनाजोल और पैरानाइट्रा एनिजोल, ठीक है। मेथिल एमिन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है, मोर लिख सकते हैं आप क्योंकि अधिक का मतलब मोर होता है। और केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सही जोड़ी देख लीजिए। सबसे पहले आपका आएगा Mn, ठीक है, ये Mn की आप लिख सकते हैं संयोजकता इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। Mn की संयोजकता क्या है, +7 इसकी संयोजकता होती है, ये वाली, ठीक है। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा +7 Mn की। प्राथमिक संयोजकता में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऋणात्मक आयन, ठीक है, ये वाला। ROR देखिए सभी को पता है किसका सूत्र होता है, ROR ईथर का सूत्र होता है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड में आ जाएगा आपका, हाफमैन ब्रोमाइड किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया होती है आपकी प्राथमिक एमिन, ठीक है, प्राथमिक एमिन जो होता है उसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड। दुग्ध शर्करा, तो देखिए दुग्ध शर्करा में क्या आ जाएगा आपका, दुग्ध शर्करा में आ जाएगा आपका लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सुक्रोज का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला सुक्रोज का फॉर्मूला आपका यहाँ पे दे रखा है C12H22 और ऑक्सीजन 11, ठीक है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है। एल्डोहेक्सोस, तो एल्डोहेक्सोस में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है, एल्डोहेक्सोस में ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आप मैच कर सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं जल्दी से। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। मोलर चालकता यानी कि लेमड़ा m से इसको शो करते हैं अपन, मोलर चालकता लेमड़ा m बराबर, ये इसका सूत्र होता है कि K/V। अब देखिए यहाँ पे K और V क्या है, देखिए K होती है विशिष्ट चालकता और V होता है आपका आयतन, तो इसे हम एक फॉर्म में लिख देते हैं, इसका सूत्र ही लिख देते हैं, लेमड़ा m बराबर K/1000 अपॉन m। अब बट्टे में क्या आती है, मोलरता, ठीक है, अपॉन m, K/1000 अपॉन m, ये, ठीक है। K क्या होती है यहाँ पे, विशिष्ट चालकता होती है, और 1000 वॉल्यूम के लिए हमने 1000 लगा दिया, और m होती है अपनी मोलरता, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता इंटू 100 बटे मोलरता, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मोलर चालकता का सूत्र। इसकी इकाई भी अपन लिख सकते हैं, इसकी इकाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी, मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की ये इकाई होती है, ठीक है। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो देखिए आपको अगेन इकाई याद रखना है, जो अभिक्रिया की दर होती है उसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का आपको खास ध्यान रखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो देखिए स्केडियम जो होता है, ये स्केडियम D ब्लॉक का तत्व है, किसका, D ब्लॉक का। अब D ब्लॉक के तत्व में इसमें क्या होता है, जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s2 कक्षक में प्रवेश करेगा, तो देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, स्केडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है, ठीक है। चलिए तो इसका देख लेते हैं जल्दी से, आप बहु नियम से करेंगे इसका, 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, ठीक है, फिर आएगा 3d1 और फिर आएगा 4s2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3d1 और 4s2, ठीक है। ये D ब्लॉक का प्रथम तत्व है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, और इसके DM का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया है। DDT का रासायनिक नाम, देखिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, DDT का रासायनिक नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। ये क्या होता है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये होता है DDT का रासायनिक नाम। चलिए युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो देखिए युग्मन अभिक्रिया आपकी थोड़ी सी बड़ी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर भी चलिए पहले देखिए युग्मन अभिक्रिया होती क्या है उसको समझ लेते हैं, कि जब बेंजीन डाईएजोनियम की अभिक्रिया होती है फिनॉल से, तो एक अपना एलिमेंट बनता है, उसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखिए ये ऐसे बनेगी अपनी बेंजीन, ठीक है,
यहाँ पे N2Cl जोड़ना है, तो N अगर हम इस प्रकार से जोड़ देता हूँ मैं N2Cl, ताकि आपको समझ में जाएगा, ठीक है। ये N और ये Cl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम फिनॉल से, ठीक है। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5Cl, ठीक है, सॉरी C6H5OH, ये, ठीक है। यहाँ पे OH रहता है, ये OH मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इससे बनेगी अपना एक एलिमेंट, ठीक है, उसको ऐसे बनाएंगे अपन, ये, ठीक है, ये N, फिर आएगा N, ठीक है, और यहाँ पे ये अगेन जुड़ जाएगा इससे, और यहाँ पे OH, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी जो उपस्थिति होती है वो याद रख लीजिए अगर रखो तो, कि NaOH तथा HCl की उपस्थिति में ये होती है, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। एक बार इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ कि जब बेंजीन डाई एजोनियम, किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम, जिसका सूत्र ये होता है, मैंने अभी बताया है, ये C6H5N2Cl, इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होती है, फिनाल से। फिनाल मतलब C6H5OH, ठीक है, ये C6H5OH से होती है, तो क्या बनता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है, इसे कहते हैं अपन युग्मन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है C6H5SO2Cl, ये होता है अपना हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम होगा, ठीक है। C6H5SO2Cl, ये होता है अपना हिंसबर्ग अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, प्रोटीन के एकलक का नाम। तो देखिए, प्रोटीन के एकलक का नाम होता है अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड भी इसे बोल सकते हैं अपन, अल्फा अमीनो अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल, ये होता है प्रोटीन का एकलक। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट वन वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं सारे के सारे। चलिए मैं इनको बता देता हूँ आपको। मोल अंश की परिभाषा। तो देखिए, मोल अंश ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल अंश को एक और नाम होता है इसका, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, ये होता है मोल प्रभाज। चलिए, तो इसको एक्स से दर्शाते हैं अपन। इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि विलियन यानी है कि होता है अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में या तो हो सोल्यूट या सॉल्वेंट, यानी कि विलय या विलायक में से किसी एक के अपन ले लें मोलों की संख्या, और ले लें दोनों के मोलों की संख्या, उसके अपन अपोन में रख दें, ठीक है, NB, तो उसे कहते हैं अपन मोलों की मोल प्रभाज, ठीक है। ये होता है विलायक का मोल प्रभाज, और विलय का मोल प्रभाज होता है NB अपॉन Na प्लस NB बराबर XB, ये होता है ये विलय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक यानी कि या तो वो विलय भी हो सकता है या विलायक भी हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक घटक की संख्या तथा दोनों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। विलयन की परिभाषा बिल्कुल ईजी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर इसके मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको सोल्व कर देता हूं ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है। आप परिभाषा नोट डाउन कर लेना। तो इसका आंसर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मोल प्रभाज, मोल अंश की परिभाषा और विलयन की परिभाषा। चलिए देख लीजिए, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोल अंश क्या होता है, विलयन में उपस्थित उसके एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों के संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये कट जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, XA प्लस XB अपॉन 1, ठीक है, XA प्लस XB अपॉन 1 बराबर 1, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाता है क्योंकि दोनों को जोड़ के हम एक आ जाता है, ठीक है, कट जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए शो कर दिया, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने बता दिया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये मैंने सूत्र ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। XA प्लस XB बराबर 1 होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोल प्रभाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन पूछा गया है, लवण सेतु के कार्य लिखिए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि आपका डेनियल सेल आपने पढ़ा होगा, लवण सेतु से इसको जोड़ते हैं दोनों, जो होता है ये लवण सेतु होता है, ठीक है। ये दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। इस प्रकार से आप इसके वर्क लिख सकते हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए, ठीक है। तो ये मैं आंसर आपको ऑल्दो फिर भी शो कर देता हूँ, दोनों ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर्स। देखिए फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम देख लेते हैं। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की क्रियाओं के संबंध में जिन 2 नियमों का प्रतिपादन किया उन्हें फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं, ठीक है। तो फेराडे का प्रथम नियम पूछा गया है, तो वो देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश या धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि W जो है मात्रा वो आवेश यानी कि Q के समानुपाती होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W तथा प्रवाहित आवेश Q या तथा धारा की I हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेराडे के नियम अनुसार मैंने आपको जो बताया है, W समानुपाती किसके होता है, W समानुपाती होता है आवेश Q के, Q बराबर IT होता है, तो W बराबर क्या आ जाएगा ZIT। Z एक स्थिरांक होता है, ठीक है, ZIT, जिसे क्या कहते हैं, समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने बता दिया है। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द वेट ऑफ द सब्सटेंस यानी कि W लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल वही बात है, W जो है ये आवेश यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का जो फ्लो होता है वही तो चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके अनुक्रमानुपाती ये होता है, ठीक है। फिर यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, Z, और Q का मान रख देंगे Z बराबर W बराबर ZIT, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई दो अंतर लिखिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। कोई सा भी आप कर सकते हैं, दोनों ही इजी क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। K2NiC ये वाला लिख सकते हैं। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या उदाहरण सहित लिखिए, ये वाला आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए उपसे संयोजी यौगिक की परिभाषा लिख सकते हैं आप। उपसे संयोजी संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन समावयवता उदाहरण सहित लिखिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इनके आंसर्स जो है मैं एक साथ आपको शो कर दूंगा, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले। निम्नलिखित परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये अमोनिया क्षारीय क्यों होता है, सारे के सारे रेशेदार तथा गोलेकार प्रोटीन में अंतर, बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये दोनों। DNA RNA हर बार पूछे जाते हैं, IMP है, इनको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है। शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब, ठोल का मोलर द्रव्यमान, बिल्कुल इजी है, ठीक है। Kg Kb का मान क्या होगा आपने पढ़ा होगा। प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई, दर निर्धारक तत्व, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ये तो बिल्कुल ही IMP है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना भी नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक मोस्ट IMP है ये भी। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एलॉक्साइड से करते हैं, सारी की सारी अभिक्रिया आपको याद करना है। SN1 SN2 ये भी मोस्ट IMP है क्वेश्चन, SN1 SN2 अभिक्रिया, ठीक है। SN1 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 1 पद में संपन्न होती है, सारी क्रियाविधि आपको करना है। सैंडमेयर फिटिंग, जो नाम वाली रिएक्शन से आपको सारी करनी है। सैंडमेयर अभिक्रिया होती है, फिटिंग होती है, वुड्स होती है, ठीक है, सारी की सारी आपको करना है। विद्युत रासायनिक सेल मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। नर्नस्ट इक्वेशन ये भी आपको कंप्लीट करके रखना है। कोलराश का नियम भी आपको करना है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना है। CH3COOH की निम्नलिखित से किस प्रकार प्राप्त करोगे, आपको ये करना है, ये वाली आपको रिएक्शंस करना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है आपको। इनके आंसर्स भी मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप उनके तैयार कर पाएँ उन्हें और याद कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से। चलिए उनके आंसर्स देख लेते हैं, पहले हिंदी में देखेंगे फिर आपको इंग्लिश में मैं शो कर दूंगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे कि DNA RNA में अंतर देख सकते हैं आप। DNA डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है DNA में, RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA में एडिनिन ये वाला कर सकते हैं आप, ठीक है। या केंद्रक में पाया जाता है DNA, या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है RNA, ठीक है। ये 2 अंतर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ये, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया देख सकते हैं, जब टाइलोइन मेथिल बेंजीन की क्रिया क्रोमिल ब्रोमाइड क्लोराइड से
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक मध्यवर्ती यौगिक क्रोमियम संकुल का निर्माण करता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर देख सकते हैं आप। आणविकता का मान शून्य संभव नहीं है, कोटि का मान शून्य संभव हो सकता है। इसका मान सदैव पूर्णांक होता है आणविकता का, कोटि का मान ये हो सकता है भिन्नात्मक भी, बिल्कुल सही बात है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले परमाणु या अणु की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर के नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर लगी घातों को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, आपको इनका ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है क्योंकि हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आप सारे के सारे देख सकते हैं। उपसंयोजन संख्या वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसंयोजी संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण भी दे रखा है। और आयुपेशीय नाम जो आपने देखे होंगे वो भी कर सकते हैं आप। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये CONH36Cl3 का नाम होगा। और K2NiCCN3 का ये नाम होगा। पोटेशियम टेट्रा साइनोइड निकलेट, ठीक है, सेकंड, ये वाला कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई सा भी देख सकते हैं आप। डी ब्लॉक के तत्व, ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है इनमें अंतर देख सकते हैं। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी उपकोष, ठीक है, उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इनमें प्रवेश करेगा। और N-2 एफ उपकोष में अगर प्रवेश करेगा वो, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ए ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्लॉक के तत्वों का स्थायित्व अधिक होता है, ए ब्लॉक के तत्वों का स्थायित्व कम होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और ए ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। बच्चे इसमें अधिकतम कंफ्यूज होते हैं, तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके नीचे भी देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां पाई जाती है। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती है, आप सबको पता है, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, ये 4 श्रेणियां होती है। और ए ब्लॉक के तत्वों में 2 श्रेणियां होती है, कौन कौन सी? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या 40 होती है और ए ब्लॉक के तत्वों की संख्या 28। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनके। चलिए, कोई सा भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अभिक्रिया वाले भी देख सकते हैं आप। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब, ये वाला कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल IMP है, ये वाले देख सकते हैं आप। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया देख सकते हैं आप कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया होती है? एरिल हैलाइड। ठीक है, ये एरिल हैलाइड का सूत्र होता है C6H5 और Na यानी कि सोडियम से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? डाइफेनिल बनता है और आपका बनता है एरिल हैलाइड। ये इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला फिटिंग अभिक्रिया है। सैंडमेयर अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि जब बेंजिल डाइएजोनियम की अभिक्रिया होती है किससे? क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ उसके संगत क्यूपस हैलाइड की उपस्थिति में। ठीक है, CuX क्यूपस हैलाइड यानी कि कॉपर और हैलाइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एरिन का निर्माण होता है। ठीक है, C6H5X, ये HCl और N2 बनता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम वालों के लिए सॉल्यूशन ये मैंने बता दिया है। ये आपका जो वो है क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। लवण सेतु ये जोड़ रखता है, इसकी संरचना भी यहाँ पे दे रखी है, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ये सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख सकते हैं मोलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो है आपका अंतर। ठीक है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ये। ठीक है, और इट इज़ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये प्रयोगात्मक है और एक थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। ठीक है, 0 वैल्यू आर नॉट पॉसिबल, इसमें 0 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें 0 हो सकती है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके आयुपेशीय नाम देख लीजिए। ठीक है, CONH36Cl3 के। ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, K2NiCN4 के देख सकते हैं। पोटेशियम टेट्रा, ठीक है, निकलेट सेकंड, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है आप देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ये वाला लिगेंड अटैच्ड विथ ये वाला। ठीक है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इटार्ड रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्दो मैंने वो शो कर दिया आपको ऑलरेडी, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये DNA RNA में अंतर देख सकते हैं आप। इट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, इट इज़ राइबोज शुगर। ठीक है, थायमिन इज प्रेजेंट, थायमिन इज प्रेजेंट। ठीक है, इट हैज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट हैज़ हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम, इट इज़ फाउंड इन मसल्स एंड क्रोलोफिल। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे आप शो मैंने कर दी हैं आपको, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा मैंने आपको समझा के बता दिया है विद आंसर्स। ठीक है, चलिए देख लीजिए इनको जल्दी।
आप पॉज करके इनको राइट भी कर सकते हैं। ये आपका जो डेनियल सेल होता है इस प्रकार से होता है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सारे के सारे एटॉमिक एनहाइड ये वाले देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें और उनको याद करें, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एमपी बोर्ड क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री वाले उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन विथ आंसर से बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक दो वीडियो मैं और बना दूंगा केमिस्ट्री के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।